यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नई वीडियो के अंदर। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पेपर नंबर 2 कॉमर्स की यूनिट नंबर 10, जिसका नाम जो है वो है आपका इनकम टैक्स। तो बेसिकली इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्स की जो बुक है, जो अपनी ये नई यूनिट जो है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का, तो उस यूनिट को आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल मिला के पहले अगर मैं बात करता हूं तो अपनी बुक जो अमेंडेड है एज पर फाइनेंस एक्ट 2020 के हिसाब से, जो अपने 2021 में जो पेपर होने हैं, ठीक है, ये वाला, और इसके बाद जो पेपर होगा लाइक नवंबर या दिसंबर के अंदर, तो उसके लिए ये बुक जो है वो आपकी एप्लीकेबल है। तो इसके अंदर मैंने फाइनेंस एक्ट 2020 पूरा का पूरा डाला हुआ है, जिसका प्रीवियस ईयर है 2020-21 और जिसका असेसमेंट ईयर होगा 2021-22। ओके, हाँ जी। जो रीसेंट बजट है वो अपने कोई काम का नहीं है, मैं आपको बता दूं, चाहे आप क्लास ले रहे हो चाहे आप क्लास नहीं ले रहे हो, दोनों के लिए जो रिसेंट बजट आया अभी 2021 के अंदर, उस बजट की अपने लिए कोई रेलिवेंसी नहीं है, क्योंकि जो बजट 2021 में आया है ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए, जिसका असेसमेंट होगा 22-23। ओके, तो अभी अगले साल जो है वो पढ़ना पड़ेगा फाइनेंस एक्ट 2021, बट अभी आपके लिए जो रेलिवेंट है दैट इज द फाइनेंस एक्ट 2020। तो जो अपनी बुक है मैंने आपको बता ही दिया, पूरी की पूरी फाइनेंस एक्ट 2020 के हिसाब से अमेंडेड है। 2019 फाइनेंस एक्ट और 2020 फाइनेंस एक्ट की बात करें तो टोटल मिला के 3 चैप्टर्स के अंदर जो है वो चेंज आया था। छोटे मोटे चेंज तो हर चैप्टर के अंदर आया, लेकिन मेजर चेंज 3 चैप्टर में आया था। चैप्टर नंबर 1 अगर हम बात करते हैं इनकम टैक्स रेट का, फिर है चैप्टर नंबर 3 रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी, और एक है चैप्टर नंबर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, और एक है टीडीएस का। ओके, तो उन चारों चैप्टर को भी जो है पूरी तरह से अमेंड कर दिया है, वो सब इस बुक के अंदर जो है वो डाल दिया है। तो पहले तो ये है कि सिलेबस के अंदर क्या कुछ है, अगर मैं बात करता हूं तो देखो, टोटल सिलेबस को हमने जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट के अंदर तो 14 चैप्टर है, दूसरे पार्ट के अंदर 2 है, डीटीडब्ल्यूए का और टीपी का, जो इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट है। एक है कॉर्पोरेट टैक्स का, तो जिसके अंदर कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्या और मैट का प्रोविजन डाला हुआ है, और फिर जो 4th पार्ट है उसके अंदर डाला हुआ है टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, और लास्ट में जो है वो है क्या, ई फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न। तो टोटल मिला के जो भी अपना सिलेबस है उस सिलेबस को 4 पार्ट में बाइफर्केशन जो है वो किया हुआ है। 14 और 4 18 और 3 21, तो टोटल मिला के पूरे सिलेबस को 21 चैप्टर्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया। वो सब जो है वो अपनी बुक के अंदर जो है हमने डाले हैं, जो भी रेलिवेंट जहां जहां चार्ट्स की रिक्वायरमेंट थी वो सब हमने बना के जो है वो इसके अंदर डाल दिए। ओके, हाँ जी सर। चलो अब हम शुरुआत करेंगे हमारे आज चैप्टर नंबर 1 से। अगर बात करता हूँ चैप्टर नंबर 1 का, तो चैप्टर नंबर 1 का नाम जो है वो है क्या, इनकम टैक्स रेट। इनकम टैक्स रेट, इसके अंदर मैं आज सारा आपको फाइनेंस एक्ट जो है उसके बारे में चर्चा करूंगा। जो फाइनेंस एक्ट 2020 है वो किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा कंफ्यूज ये हो जाता है कि जी मेरे को पढ़ के क्या जाना है, मेरे को फाइनेंस एक्ट 2019 पढ़ के जाना है या 20 पढ़ना है या 21 पढ़ के जाना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से फाइनेंस एक्ट को जो है वो पढ़ के जाना है। दूसरा, ये फाइनेंस एक्ट को कौन बनाता है, इनकम टैक्स एक्ट क्या है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या क्या बातें आती है, इनकम टैक्स लॉ क्या होता है, वो सब चर्चा आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो करने वाले हैं। ओके, हाँ जी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि अगर आप भी अपकमिंग 2021 के अंदर जो एंटी नेट का पेपर होना है, अगर उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर मिलेंगे आपको पेपर नंबर 1 जो कंपल्सरी पेपर है, प्लस में पेपर नंबर 2 दोनों के वीडियो लेक्चर, जैसे ये वीडियो लेक्चर उसी तरीके से फुली अमेंडेड, प्लस में मिलेगा आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी के अंदर। जैसे अभी यूनिट नंबर 10 कर रहे हैं तो ये यूनिट नंबर 10 की जो है वो बुक है, ठीक है, पूरा का पूरा एज अमेंडेड जो है वो आपको मिलेगा। प्लस में बुक के हिसाब से, बुक के साथ में आपको मिलेंगे सारे के सारे प्रैक्टिस एमसीक्यूज मोबाइल ऐप के ऊपर, और साथ में रिवीजन करने के लिए हर यूनिट का रिवीजन की वीडियो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऑनलाइन बैच जो है वो ले सकते हैं। अब की बार हमने क्या किया है कि जो पेपर अब दिसंबर या नवंबर के अंदर होना है, तो उसके लिए हमने ऑनलाइन बैच अभी स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ले सकते हैं। इसका फीस है 13,000। 13,000 के अंदर आपको 31 दिसंबर तक का वैलिडिटी मिलेगा। लगभग ये 8.5 महीने हो गए, तो 8.5 महीने का वैलिडिटी जो है वो आपको मिलेगा अपने ऑनलाइन बैच में 13,000 में, जिसके अंदर पूरा का पूरा 31 दिसंबर 2021 तक जो भी अमेंडमेंट आती है वो सब आपको जो है हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं या अगर आपके कोई भाई बंधु जो बैच लेना चाहते हैं तो आप उनको भी जरूर रिकमेंड कीजिएगा, और डेमो के लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे डाले हुए हैं तो आप देख सकते हैं। ओके, हाँ जी। चलो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक का।
फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 1 बोलते हैं इनकम टैक्स रेट का। इनकम टैक्स रेट की बात करता हूं तो अपने इनकम टैक्स रेट जो है वो है फिनांस एक्ट 2020 के हिसाब से। ओके, हाँ जी, पहले थोड़ा सा बोल बच्चन करते हैं कि टैक्स क्या है, कितने तरीके का होता है, कौन इसको जो है वो इंपोज करता है, टैक्स लायबिलिटी जो है जो अपनी क्रिएट होती है तो अपने को किसको पेमेंट करना होता है, टैक्स को कलेक्ट करने का किसका राइट है, पहले उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर आएंगे फिनांस एक्ट के ऊपर। देखिएगा, पहले अगर मैं बात करूं टैक्स का, तो टैक्स बेसिकली दो तरीके का जो है वो यहाँ पे होता है। एक होता है आपका डायरेक्ट नेचर का टैक्स और एक होता है कौन सा, इनडायरेक्ट। जब मैंने आपको जीएसटी पढ़ाया तो उसके अंदर मैंने ये डाला था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं। खैर अभी के लिए ध्यान रखिए, डायरेक्ट टैक्स वो है जो जिसके ऊपर इंपोज हुआ उस टैक्स का बर्डन उसी पर्सन को उठाना पड़ेगा, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो है वो बेसिकली क्या होता है, जिस पर्सन के ऊपर टैक्स लगता है वो अपने बर्डन को क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। ओके, हाँ जी, एग्जाम्पल दे रखे जैसे इनकम टैक्स जो है इज अ पार्ट ऑफ द डायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स। अब आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है या इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है। बहुत बच्चे यहां पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इनकम टैक्स एक्ट में और इनकम टैक्स लॉ में क्या डिफरेंशिएट है। तो देखिए, एक्चुअल में इनकम टैक्स लॉ एक बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है। कौन सा, इनकम टैक्स लॉ, जिसके अंदर इनकम टैक्स एक्ट तो आता ही आता है, उसके अलावा 4 चीजें और भी आती है। अच्छा सर, इनकम टैक्स एक्ट वाइडर है? इनकम टैक्स एक्ट वाइडर नहीं है, इनकम टैक्स लॉ वाइडर है जिसके अंदर इनकम टैक्स एक्ट आता है। सर इसके अलावा क्या क्या आता है आपके इनकम टैक्स लॉ में? सबसे पहले तो आता है इनकम टैक्स एक्ट 1961, दूसरा आता है हर साल होने वाली अमेंडमेंट, जो हर साल अमेंडमेंट होती है इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, वो होती है अपने फिनांस एक्ट में। तो फिनांस एक्ट की अमेंडमेंट भी इनकम टैक्स लॉ के अंदर आते हैं, जो आपको पढ़ के जानी है। ठीक है जी, और क्या था सर इसमें? और इसके अंदर आते हैं इनकम टैक्स रूल्स, इनकम टैक्स के रूल्स 1962 वाले। इसके अंदर जो है वो सारा प्रोसीजर आपको जो है वो दिया हुआ है। और इसमें आता है सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन, जो इशू करता है कौन, सीबीडीटी। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है उसने अगर कोई सर्कुलर या फिर कोई भी नोट क्लैरिफिकेशन जो है वो इशू किया हुआ है तो वो भी आएगा। और साथ में जो जुडिशरी है, अपना जो जुडिशियल सिस्टम है जिसके अंदर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स आते हैं, तो वो भी उनके जो डिसीजन होते हैं जुडिशियल डिसीजन, वो भी इसका पार्ट है। तो अपने इंडिया के अंदर जो है अपेक्स कोर्ट जो है डेट इज द सुप्रीम कोर्ट, और 25 अपने जो है वो हाई कोर्ट है। तो ये हाई कोर्ट के जो डिसीजन है वो भी इसका पार्ट माने जाते हैं। ओके, हाँ जी, तो पहले तो ये आप क्लियर रखिएगा, कल को जब आप भी जाके पढ़ाओ तो एक बार ध्यान रखना, अगर आपको कॉलेज में यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो इनकम टैक्स पढ़ाने का मौका मिले तो एक बार ध्यान रखना, आप लोग जो पढ़ाने वाले हो डेट इज द इनकम टैक्स लॉ, और इनकम टैक्स लॉ के अंदर इनकम टैक्स एक्ट भी आता है और 4 बातें और भी आती है जो आपको ध्यान करना पड़ेगा। 4 चीजें क्या क्या है? एक तो एनुअल अमेंडमेंट जो होती है फिनांस एक्ट में वो आएगा, प्लस में आएगा इनकम टैक्स के रूल्स जिसके अंदर लिखा होता है प्रोसीजर। इनकम टैक्स एक्ट में लिखा गया प्रोविजन, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या लिखा गया, प्रोविजन। प्रोविजन मतलब वहां पे तो रूल लिख दिया, लेकिन उस रूल का एप्लीकेबिलिटी क्या है, उसको कैसे अप्लाई करना है, उसका पूरा प्रोसीजर जो है वो लिखा हुआ है इनकम टैक्स रूल्स में। तो 3rd नंबर पे आएगा इस द इनकम टैक्स रूल्स 1962। 4th नंबर पे आएगी सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, अलग अलग वेरियस सर्कुलर और वेरियस जो क्लैरिफिकेशन है जो सीबीडीटी ने इशू करी है वो सब आएगा। और लास्ट नंबर पे आएगा क्या, जुडिशियल डिसीजन, जो जुडिशरी ने इशू किया। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इनकम टैक्स एक्ट इज अ पार्ट ऑफ द इनकम लॉ। ओके, हाँ जी सर, आगे अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर इनकम टैक्स या कोई भी नेचर का टैक्स है मान लीजिए, उसको कलेक्ट करने की पावर किसके पास में है? भाई आप बोलते हो कि गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट हमसे जीएसटी कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट हमसे जो है वो इनकम टैक्स कलेक्ट करती है, तो गवर्नमेंट के पास सब पावर कैसी है? तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अपने इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बोले तो जो इंडिया का संविधान है, संविधान के अंदर एक आर्टिकल जो है वो डाला गया 246, जिसने गवर्नमेंट को जो है वो क्या दिया, पावर दिया। अब यहां पे मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको, मैंने लिखा क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पेरेंट लॉ, सबसे मेन जो लॉ है डेट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एनी लॉ कैन बी मेड, कोई भी लॉ जो है बनाया जा सकता है इंडिया के अंदर, प्रोवाइडेड इट इज परमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब किसी भी मुद्दे के ऊपर आप लोग कानून बना सकते हो, प्रोवाइडेड वो मुद्दा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोहिबिटेड ना हो, बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको बनाने मतलब उसके ऊपर कानून बनाने की अनुमति देता हो। अब आर्टिकल 246 जो आपको याद करके जाना पड़ेगा, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 246 जो है वो पावर देता है कि अगर कुछ अथॉरिटी चाहे तो वो टैक्स लगा सकती है। और वो पावर किस किस को मिला, वो पावर का जिक्र जो है वो किया गया शेड्यूल नंबर 7। तो आर्टिकल 246 जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया वो पावर देता है कि अगर आप चाहें तो आप इनकम टैक्स जो है या कोई भी नेचर का टैक्स जो है वो आप इंपोज कर सकते हैं। अब कौन अथॉरिटी मतलब कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट किस नेचर का टैक्स जो है वो लगाएगी, उसके लिए जो जिक्र किया गया या उसका जो बाइफर्केशन किया गया वो किया गया है आपके शेड्यूल नंबर 7
7 में, दोबारा पढ़िएगा, आर्टिकल 246 जो है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पावर देता है टू लेवी द वेरियस काइंड ऑफ टैक्सेस विद द हेल्प ऑफ द शेड्यूल नंबर 7। अब शेड्यूल 7 में जो है वो क्या दिया हुआ है पढ़ेंगे। शेड्यूल 7 के अंदर बेसिकली 3 लिस्ट जो है वो बना के दे रखी है। एक है आपका यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब यहां पे बेसिकली ये है, इस लिस्ट में जो भी मुद्दे आएंगे, जो भी टॉपिक्स आएंगे, उसके ऊपर रूल बनाने की पावर जो है वो है अपनी पार्लियामेंट के पास में। किसके पास में, पार्लियामेंट। ओके सर, स्टेट लिस्ट में क्या, स्टेट लिस्ट में अगर कोई मुद्दा आ गया तो उसके ऊपर रूल बनाने की पावर जो है वो है जी अपनी किसके पास में, स्टेट गवर्नमेंट को, जो उनकी पार्लियामेंट होती है, बोले तो लेजिस्लेचर असेंबली के पास में। और कंकरेंट लिस्ट के अंदर अगर कोई मुद्दा आ गया, कोई भी टॉपिक आ गया, तो उसके ऊपर रूल बनाने की पावर जो है वो दोनों के पास में है, वो पार्लियामेंट के पास में भी और लेजिस्लेचर असेंबली के पास में भी। बट पार्लियामेंट जो है इसको जो है वो फर्स्ट पोजीशन मिलेगा। तो मतलब पहले पार्लियामेंट को बोला जाएगा कि आप रूल बना लो। अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो अपना रूल बनाने वाली पावर को डेलीगेट कर सकती है अपने किसको, लेजिस्लेचर असेंबली। तो बेसिकली शेड्यूल नंबर 7 जो आर्टिकल 246 ने जो जिसको डेलीगेट किया, तो शेड्यूल 7 के अंदर बेसिकली 3 लिस्ट जो है वो बनी हुई है। एक है यूनियन लिस्ट, एक है आपका स्टेट लिस्ट और एक कौन सा, कंकरेंट। इन तीनों लिस्ट के अंदर कुछ कुछ मुद्दे दिए हुए हैं। और जो अपनी यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट बोले तो जो जिसके ऊपर कानून लाने की पावर पार्लियामेंट के पास में, उसके अंदर बहुत सारी एंट्री लिखी गई है और उनमें से एंट्री नंबर 82 जो डाली गई है वो पावर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो पावर देती है पार्लियामेंट को कि आप इनकम टैक्स के ऊपर जो है वो रूल बना सकते हैं। तो पहली बात, रूल को किस मुद्दे पर कौन रूल बनाएगा, तो वो सब जो है वो दिया हुआ है शेड्यूल नंबर 7 में। शेड्यूल नंबर 7 के अंदर जो पहली लिस्ट है दैट इज यूनियन लिस्ट, और यूनियन लिस्ट के अंदर एंट्री नंबर 82 जो है वो डाली गई है, जो बात करती है किसकी, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो ये यहां पे जो है वो बताया जाता है क्या कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर आप लोग जो है अगर आप चाहें तो आप उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। ओके हाँ जी सर। तो एंट्री नंबर 82 जो है वो पावर दे दिया पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट्री पावर जो है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे जो है वो कानून बनाने का काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास इनके ऊपर कोई भी राइट नहीं होता। आगे अब रूल जो आपने बना दिया, अब आप जानते हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो कैसा है सर। एनवायरनमेंट तो डायनेमिक एनवायरनमेंट है। डायनेमिक बोले तो उसके अंदर कंटिन्यू चेंज होते रहते हैं, बहुत ही वोलेटिलिटी होती है। तो हर साल जो है जो आपने रूल्स बनाए उसके अंदर क्या होती है, अमेंडमेंट। तो गवर्नमेंट हर साल जो है वो बजट लाती है फैब के अंदर, और जो गवर्नमेंट के द्वारा बजट लाया जाएगा उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं फाइनेंस बिल। उस फाइनेंस बिल में अगले साल के अंदर जो जो अमेंडमेंट करनी है वो सब उसमें डाली जाती है। तो अमेंडमेंट जो है वो आते हैं किसमें, बजट में। और जो बजट के अंदर जो पेपर डाला जाता है अमेंडमेंट लाने के लिए टैक्सेशन के अंदर, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, फाइनेंस बिल। एंड द पेपर जो प्रिपेयर किया जाएगा उसको बोलते हैं फाइनेंस बिल। मतलब फाइनेंस बिल के थ्रू हम लोग जो है वो करते हैं क्या, अमेंडमेंट। फाइनेंस बिल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं अपने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। ओके हाँ जी सर। अब फाइनेंस जो बिल होता है उसको प्रेजेंट किया जाएगा कहां पे, पार्लियामेंट में। फिर वो बन जाएगा क्या, फाइनेंस एक्ट। और जब वो फाइनेंस एक्ट बन जाएगा तो उसके रूल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे होल ऑफ इंडिया। अच्छा जी, अब जो ये तो देख लिया कि रूल बनाने की पावर किसके पास, या टैक्स लगाने की पावर पार्लियामेंट के पास में है। बट पार्लियामेंट तो उन्हें टैक्स लगाया, बट द क्वेश्चन इज कि वो टैक्स जो लगाया गया वो सही से कलेक्ट भी हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, तो वो जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है उसको कौन संभालेगा, तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट आती है। तो अब यहां पे गवर्नमेंट का सिस्टम मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखिए क्या होता है, सबसे ऊपर तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है। हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर एक मिनिस्ट्री बनी, अलग अलग वेरियस मिनिस्ट्री हैं, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री अलग है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अलग है। उसी तरीके से एक है फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसका जो हेड है उसको बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। ओके, फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर दैट इज निर्मला सीतारमन जी। ओके हाँ जी। तो सबसे ऊपर जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर एक मिनिस्ट्री बनी हुई है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। ये प्रोवाइड करती है, इस मिनिस्ट्री का जो काम होता है वो है पैसा प्रोवाइड करना सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इस मिनिस्ट्री का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का मेन काम जो है वो फंडिंग करना होता है, मतलब पैसा प्रोवाइड करना होता है। किसको बोलो, इसका मेन काम फंडिंग प्रोवाइड करना है, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये जो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री है इसके अंदर बेसिकली 5 जो है वो डिपार्टमेंट बने हुए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर 5 डिपार्टमेंट है। एक है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर,
डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है इसका काम होता है बजट बनाने का, तो ये इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने का काम करता है। तो ये दो चीज लेके आता है, मतलब ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली जो है वो इशू करता है। तो इसका काम है बजट बनाने का, दोनों तरह के बजट। सबसे पहले आता है अपना यूनियन बजट, देन उसके बाद में अगले दिन आता है कौन सा, रेल बजट। ये दोनों बजट जो है वो बनाने का काम जो है वो किसका, आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का। सेकंड जो डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो अलग अलग स्कीम्स इशू करती है जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपना खर्चा करती है, उन खर्चों को सैंक्शन प्रोवाइड जो है वो ये डिपार्टमेंट करता है, उसका बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। इसका जो काम होता है वो होता है सैंक्शन करना, किसका, मेजर स्कीम्स का। थर्ड नंबर पे आएगा आपका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है उसके अंदर दो बोर्ड बने हुए हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक है आपका डायरेक्ट टैक्स होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए सीबीडीटी, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए सीबीआईसी। ओके, हाँ जी, पहले इसका नाम सीबीईसी था लेकिन अब सीबीआईसी कर दिया। पहले इसका नाम था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, सीबीआईसी, मतलब ये जो सीबीआईसी है ना, पहले ये था एक मिनट रुकिएगा, पहले इसका नाम जो है वो था आपका सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड फॉर एक्साइज एंड कस्टम। लेकिन जब जीएसटी आया तो जीएसटी आने के बाद एक्साइज ड्यूटी तो खत्म हो गई, तो उसके बाद में इसका नाम जो है वो कर दिया सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ओके, और ये है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो अपना जो भी डायरेक्ट टैक्स है, बोले तो जो अपना इनकम टैक्स है जो डायरेक्ट नेचर का है, उसको जो गवर्न करता है वो करता है कौन, सीबीडीटी। ओके, हाँ जी, तो तीन डिपार्टमेंट के बाद चौथा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इस डिपार्टमेंट के अंदर बेसिकली जो भी फाइनेंशियल नेचर की सर्विस है, लाइक आपका बैंकिंग हो गया, लाइक इंश्योरेंस हो गया, लाइक टेलीकम्युनिकेशन हो गया, तो उन सबको एडमिनिस्ट्रेट जो है वो किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के द्वारा। और जो लास्ट डिपार्टमेंट है, डेट इज द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। इसका जो मेन काम होता है वो है गवर्नमेंट कहाँ पे इन्वेस्ट करे, गवर्नमेंट अपने उद्यम को बेचे, तो वो सब डिसइन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसीज है वो सब बनाने का काम जो है वो कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो इसका काम क्या, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी मेकिंग, मतलब गवर्नमेंट को कौन कौन से अपने जो उद्योग है उनको सेल आउट कर देना चाहिए, तो उनके रिगार्डिंग जो पॉलिसीज हैं वो सब ये बनाने का काम करते हैं। ओके, हाँ जी, तो टोटल मिला के अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल मिला करके यहाँ पे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसका मेन काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा प्रोवाइड करने का है, तो उसके अंदर जो है वो 5 डिपार्टमेंट जो है वो आते हैं। वो 5 डिपार्टमेंट के बारे में आपको मैंने बता दिया। ओके, हाँ जी, तो इनकम टैक्स लॉ क्या वो हमने पढ़ लिया है, जिसके अंदर 5 चीजें आती है। इनकम टैक्स एक्ट भी आएगा, फिनांस एक्ट भी आएगा, इनकम टैक्स रूल्स भी आएगा, सर्कुलर नोटिफिकेशंस भी आएगी, एंड साथ में आएगा जुडिशियल डिसीजन। और फिर इनकम टैक्स को इकट्ठा करने की पावर जो है, मतलब इनकम टैक्स को लगाने की पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के पास में, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी पावर वो डेलीगेट कर दिया आर्टिकल 246 के अकॉर्डिंग। शेड्यूल नंबर 7 के अंदर जो है वो पार्लियामेंट को पावर दे दिया। पार्लियामेंट रूल बनाएगी, पार्लियामेंट इनकम टैक्स के ऊपर कानून बनाएगी, बट वो कानून को चलाने का जो काम करेगा वो करेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। उसके अंदर आने वाला सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये मेन वो है, मेन बोर्ड बना हुआ है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं ना, सॉरी, जो डायरेक्ट नेचर के जो टैक्सेस हैं, बोले तो जो आपका इनकम टैक्स है, तो उसके ऊपर जो गवर्निंग बॉडी है वो आपकी सीबीडीटी है। ओके, हाँ जी सर, अब ये बताओ, आप बारी बारी बोल रहे हो कि फिनांस एक्ट अपने को पढ़ना है 2020, तो सर फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर अपना प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की कहानी बताओ, क्योंकि हमने तो सुना था कि जो इनकम टैक्स होता है वो कैसे होता है, प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर जो टैक्स है वो अपने को पे करना होता है असेसमेंट ईयर में। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना कि हम लोग जिस साल इनकम कमाते हैं अपने को टैक्स का पेमेंट उस साल नहीं करना, टैक्स का पेमेंट करना होता है अगले साल, बोले तो नेक्स्ट ईयर के अंदर। और नेक्स्ट ईयर को बोलते हैं हम लोग क्या, असेसमेंट ईयर। और जिस साल इनकम कमाई उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रीवियस ईयर। ओके, हाँ जी सर, तो सर फाइनेंस एक्ट 2020 में प्रीवियस ईयर क्या होगा और फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर असेसमेंट ईयर क्या होगा वो बता दीजिए। आइए उसका जिक्र पहले मैं आपको करता हूं। देखो एक बार क्या है जो आपका ये है, अब ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये है फाइनेंस एक्ट 2020। ओके, ये सब क्या है, फाइनेंस एक्ट 2020। और ये जो आपका फाइनेंस एक्ट 2020 है ये कैसे आया, तो इसके लिए पहले यूनियन बजट आया था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो बजट आया वो आया था 1 फरवरी 2020 को। तो 1 फरवरी 2020 को जो हमारी फिनांस मिनिस्टर थी उन्होंने जो बजट लाई, ठीक है, 1 फरवरी 2020 वाला, उस बजट के अंदर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था जिसका नाम था फाइनेंस बिल। उसको बाद में पेश किया गया पार्लियामेंट में, वहां से वो अप्रूव हुआ तो वो बन गया फाइनेंस एक्ट। अब फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर ये बताओ कि प्रीवियस ईयर कौन सा और असेसमेंट ईयर कौन सा। तो फाइनेंस एक्ट 20 जो है वो कवर करता है प्रीवियस ईयर 2020-21 को, और इसका जो असेसमेंट ईयर है वो है 2021-22। ओके, हाँ जी सर, ये 2020-21 जो ये स्टार्ट कैसे होगा, तो 2020-21 स्टार्ट होगा 1/4/2020 से लेकर के 31/3/2021 तक।
ओके। और जो फाइनेंस एक्ट जो असेसमेंट ईयर 2021-22 है वो कैसे स्टार्ट होगा, वो होगा 1/4/2021 से 31/3/2022 तक। ओके हाँ जी। तो फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर आपका जो प्रीवियस ईयर है वो है 20-21 और जो असेसमेंट ईयर है वो है 21-22। सर गवर्नमेंट ने एक बात देखिएगा, आप ये बोल रहे हो कि इस इनकम पर 1/4/2020 की इनकम पर टैक्स का पेमेंट अगले साल करना है, ऐसा करना है? हाँ जी। और सर जो टैक्स का पेमेंट करना है वो उसका रेट क्या रहने वाला है, वो रेट गवर्नमेंट ने 1 फरवरी को ही बता दिया। इसको और सिंपलीफाई करने के लिए मैंने कुछ नीचे लिखा, देखो मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो मैंने क्या लिखा, गवर्नमेंट जो है वो एडवांस में बता देती है। गवर्नमेंट जब साल शुरू होगा, जिस साल आप काम करना शुरू करोगे, जिस साल आप इनकम कमाओगे, तो साल के शुरू होने से पहले ही गवर्नमेंट बता देगी कि इस साल आप जितना काम करोगे उसके ऊपर हम आपसे कितना टैक्स लेंगे। मैंने क्या लिखा, गवर्नमेंट एडवांस में बता देती है कि हम कितना टैक्स लेंगे नेक्स्ट ईयर की इनकम पर, मतलब जिस साल आप इनकम कमाओगे उसके ऊपर हम आपसे कितना टैक्स लेंगे वो हम आपको पहले से बता रहे हैं। ओके हाँ जी, ताकि आप पहले से प्रोविजन मेंटेन करके चलना, यूं ना हो कि सारा खर्चा आप कर दो और बाद में आपके पास जो है इनकम टैक्स का पेमेंट करने के लिए कुछ भी ना बचे। तो गवर्नमेंट एडवांस में बता देती है। अब यहां पे जो है वो क्या है, ध्यान दो थोड़ा सा, देखो कुछ इस तरीके से है। आपका जो प्रीवियस ईयर है वो है 20-21 और जो आपका असेसमेंट ईयर है 21-22। तो प्रीवियस ईयर 20-21 कब स्टार्ट हुआ, 20-21, तो ये स्टार्ट हुआ 1/4/2020 से, जो मैंने येलो से किया हुआ, फिर 31/3/2021 तक। तो प्रीवियस ईयर वो साल होता है जिस साल हम इनकम को क्या करते हैं, कमाते हैं। तो प्रीवियस ईयर वो साल जिस साल इनकम को अर्न किया गया, तो इनकम अर्न इन दिस ईयर, इस साल आपने इनकम को क्या किया, कमाया। और इस कमाई हुई इनकम के ऊपर जो आपको टैक्स का पेमेंट करना है वो कब करना है, अगले साल, बोले तो 21-22 में। तो 21-22 असेसमेंट ईयर है जिस साल हम क्या करते हैं, टैक्स का पेमेंट करते हैं इन दिस ईयर। ओके हाँ जी। अब क्वेश्चन ये है 20-21 की इनकम पर टैक्स का पेमेंट करना है 21-22 में। क्वेश्चन इज कि किस रेट से करेंगे। तो वो जो रेट होगा वो रेट हम पहले से बता देंगे, बोले तो वो जो रेट है उसको बता दिया जाएगा कब, उसको अनाउंस कर दिया जाएगा किसमें, बजट के अंदर। जो बजट गवर्नमेंट ने 1/4 से पहले, बोले तो 1 फरवरी 2020 को जो बजट दिया था, ये इसको बोलते हैं, इसमें एक डॉक्यूमेंट था जिसको बोलते हैं फाइनेंस बिल 2020 और जो क्या बन गया बाद में फाइनेंस एक्ट 2020। ओके हाँ जी। तो ये जो आपका फाइनेंस एक्ट 2020 जो था, इसके अंदर रेट बता दिया कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 20-21 में जो भी आप इनकम कमाओगे उस इनकम के ऊपर हम आपसे टैक्स लेंगे 21-22 में। और जो रेट रहेगा वो रेट होगा कौन सा, जो 1 फरवरी को हमने क्या इशू किया था, बिल। ओके हाँ जी सर। तो सिस्टम क्या होता है, गवर्नमेंट शुरू में बता देगी, गवर्नमेंट एडवांस में बता देती है कि इस साल जो आप इनकम कमाओगे उस इनकम के ऊपर टैक्स लेंगे अगले साल, बट अगले साल किस रेट से लेंगे, वो रेट साल के शुरू होने से पहले ही हम आपको बता देंगे कि इस रेट से आपके ऊपर जो है वो क्या लगेगा, आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। तो मैंने यहां पे क्या लिखा कि गवर्नमेंट एडवांस में बता देती है कि हम आपसे कितना टैक्स लेंगे। ओके हाँ जी। तो आपको जो पढ़ना है डेट इज द फाइनेंस एक्ट 2020 और जो आपका फाइनेंस एक्ट 2020 है, ठीक है, उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्या आएगा 2020-21 और उसका असेसमेंट ईयर जो है वो है 2021-22। जैसे अगर अब बात करता हूं मैं कि आपको मान लो अगला जो है वो आ गया आपका फाइनेंस एक्ट 2021, ठीक है। तो इस फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर जो है ये जो इसका जो बजट आया ना अपना 1 फरवरी 2021 को, तो इस फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर जो आपका प्रीवियस ईयर होगा वो पता है क्या होगा, 2021-22 और इसका जो असेसमेंट ईयर होगा वो क्या होगा, 2022-23। ओके हाँ जी। अब ये 2021-22 ये स्टार्ट कब होगा, 1/4/2021 से और ये एंड होगा 31/3/2022 तक। और ये जो फाइनेंस एक्ट जो असेसमेंट ईयर इसका 22-23 है, ये कब स्टार्ट होगा, ये होगा 1/4/2022 से और ये एंड होगा 31/3/2023 को। ओके हाँ जी सर। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो फाइनेंस एक्ट 2021 गवर्नमेंट ने पहले बोल दिया कि इस साल जो भी आप इनकम कमाओगे, बोले तो 21-22 में आप जो भी इनकम कमाओगे उसके ऊपर हम आपसे टैक्स तो लेंगे अगले साल, बोले तो 22-23 में। बट जो रेट रहेगा वो रेट कौन सा रहेगा, रेट वो होगा जो फाइनेंस एक्ट 2021 में बता दिया गया है। तो गवर्नमेंट एडवांस के अंदर बता देते हैं कि हम आपसे जो है वो कितने टैक्स लेंगे। ओके हाँ जी। अब जो टैक्स के रेट होते हैं वो 2 जगह पे आपको दिए जाएंगे बेसिकली। मतलब पहले आप इनकम को अर्न करोगे, तो पूरे साल में आपने इनकम को कमाया, जो आपकी 5 हेड की इनकम होती है, 5 हेड की इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी,
मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इन पांचों हेड की इनकम को हम जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद इसमें से माइनस करते हैं हम लोग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सी से लेकर के 80 यू। ये डिडक्शन माइनस करने के बाद उसके बाद में जो टैक्सेबल इनकम आती है, अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन ऊपर से ओवरव्यू बता रहा हूं। इसके ऊपर हम लोग जो है वो लगाते हैं क्या, टैक्स। अब टैक्स लगाने के लिए आपको जो है वो चाहिए टैक्स का रेट, ध्यान दीजिएगा। टैक्स लगाने के लिए अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए सर टैक्स का रेट। और टैक्स का रेट जो है वो दो जगह पे आपको दिया जाएगा। एक तो दिया जाएगा आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, और एक दिया जाएगा आपके कहां पे, फाइनेंस एक्ट में। और फाइनेंस एक्ट कौन सा, रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट। कौन सा, रेलिवेंट, क्योंकि फाइनेंस एक्ट तो हर साल आता है। हाँ जी, और रेलिवेंट कौन सा है आपके लिए, जो रेलिवेंट है दैट इज द फाइनेंस एक्ट 2020। तो जो भी आपने प्रीवियस ईयर में इनकम कमाया उसके ऊपर आपको जो है वो क्या पे करना है, टैक्स पे करना है। अब क्वेश्चन ये है कि टैक्स पे करने के लिए चाहिए पहले टैक्स का रेट। तो टैक्स के रेट आपको दो जगह पे देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा कहां पे सर, एक तो मिलेगा आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, और एक मिलेगा कहां पे, आपके रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट में। ओके, हाँ जी, तो ये है सारा तामझाम। अब आइए चैप्टर के ऊपर आते हैं हम लोग। तो यहां तक की कहानी हमने पढ़ी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये 5 डिपार्टमेंट, ये सब हमने पढ़ लिया। अब कहानी आगे बढ़ती है कि टैक्स के रेट क्या। सबसे पहले बात करते हैं हम इंडिविजुअल। मैंने यहाँ पे सबके डाले, इंडिविजुअल का, सोसाइटी का, फर्म का, कंपनी का, सबका मैंने यहाँ पे डाला कि टैक्स के रेट क्या क्या रहेंगे। जबकि अपने एग्जाम के अंदर तो वैसे इंडिविजुअल का ही है, सोसाइटी और फर्म का नहीं है। बट फिर भी क्या पता मैच द फॉलोइंग के अंदर कोई क्वेश्चन पूछ के बैठ जाए, तो फिर मैंने डाल दिया, थोड़ा देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल का। इस बार इसके अंदर अमेंडमेंट आया टैक्स रेट के अंदर, एक स्पेशल प्रोविजन जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो डाला था, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले क्या बोलते हैं, अगर कभी भी ऐसा हुआ कि कोई भी मेल, ध्यान देना, कोई भी मेल, कोई भी एचओएफ, कोई भी एओपी या बीओआई या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ठीक है, कोई भी मेल, कोई भी फीमेल, कोई भी मेल, और ना ये दोनों एक ही बात है, मेल हो चाहे मेल के साथ में फीमेल हो। सर अलग क्यों लिखा, अलग इसलिए लिखा क्योंकि पहले मेल के ऊपर टैक्स सिस्टम कुछ अलग था और फीमेल के ऊपर टैक्स का रेट जो है वो कुछ अलग था। मतलब मेल को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था और फीमेल को थोड़ा सा कम टैक्स पे करना पड़ता था। बट गवर्नमेंट ने ये जो गवर्नमेंट जो डिफरेंस लेके चली थी उसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, हटा दिया। अब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के ऊपर टैक्स का रेट जो है वो क्या रहेगा, सेम। तो बोलता है चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे एचओएफ है, चाहे एओपी है, चाहे आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, चाहे बीओआई है, इनके ऊपर टैक्स का रेट क्या रहेगा। अगर ये कोई इनकम कमाते हैं, इनके अगर 2.5 लाख रुपए तक की इनकम है, 0 से लेकर 2.5 लाख, तो इनको उसके ऊपर कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। अगर इनकी इनकम 2.5 लाख से एक्सीड होते हैं लेकिन 5 लाख रुपए तक है, तो जितनी भी एक्सेस इनकम होगी, लाइक इनकी इनकम अगर 4 लाख रुपए है, तो 2.5 लाख से ऊपर कितनी होगी, 1.5 लाख। उस 1.5 लाख के ऊपर इनको 5% की रेट से जो है वो टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर इनकी इनकम 5 लाख से एक्सीड करती है और 10 लाख रुपीज तक है, तो इनको जो है उस एक्सेस इनकम पे जो 5 लाख से ज्यादा है उसके ऊपर इनको 20% की रेट से जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर इनकी इनकम जो है वो 10 लाख से भी क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए, तो वो इनकम जो 10 लाख से क्रॉस हुई, सिर्फ उस इनकम पे इनको 30% के रेट से जो है वो टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे अगर एक पर्सन है, मान लीजिए कोई, ध्यान दीजिएगा मैं आपको समझा देता हूं। यहीं पे एक पर्सन है, उसकी इनकम लाइक मान लीजिए 11 लाख रुपए, ठीक है, तो उसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा, तो 0 से लेके 2.5 लाख रुपए तक तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा 0। अगले 2.5 लाख से लेके और 5 लाख रुपए तक, 2.5 लाख की इनकम है, 2.5 लाख के ऊपर 5% टैक्स लगेगा, मतलब उस 2.5 लाख रुपए पर कितना, 5%। उसके बाद 5 से लेके 10 लाख रुपए की इनकम, एक्सेस कितनी हुई, 5 लाख, उस 5 लाख पर टैक्स लगेगा कितना, 20%। और फिर अबव 10 लाख बोले तो जो 10 लाख से ऊपर है, बोले तो कितनी, 1 लाख, 10 से ऊपर, 10 से 11 है ना, 11 टोटल थी, तो उस 1 लाख की इनकम में टैक्स रेट कितना लगेगा, 30%। ओके, हाँ जी, तो ये सिस्टम होता है। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल है तो उसके ऊपर जो टैक्स का रेट है वो क्या है, वो नॉर्मल रेट ये जो है वो बोला गया क्या, 2.5 लाख रुपए तक नील, 2.5 से लेके 5 लाख रुपए तक 5%, 5 से लेके 10 लाख रुपए तक 20%, और 10 लाख से ऊपर है तो कितना, 30, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बात खत्म हो गया। लेकिन अगर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, एक होता कौन सा, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, जिसकी एज जो है, जिसकी एज 60 ईयर से 60 ईयर और अबव है, 60 या उससे अबव है, बट लेस देन 80 ईयर है,
60 या उससे ज़्यादा है लेकिन 80 से क्या है कम है, तो उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन और दिया। उनके लिए जो है वो ये बोल दिया कि अगर ये 0 से लेके 3 लाख रुपए तक इनकम कमाते हैं तो इनके लिए जो है वो क्या रहेगा, नील। मतलब ऊपर वालों के लिए 60 साल से कम वालों के लिए कितना था, 2.5 लाख, लेकिन इनके लिए जो एग्जम्पशन लिमिट है उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 3 लाख। तो 0 से लेके 3 लाख रुपए तक नील, 3 से लेके 5 लाख रुपए तक तो वो जो फालतू 2 लाख की इनकम है उस पर 5%, फिर 5 से लेके 10 जो एक्सेस 5 लाख से ऊपर की इनकम होगी उस पर 20, और 10 से ऊपर जो है वो कितना हो जाएगा, 30। और जो सुपर सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र, भगवान के बंदे बेचारे जिनकी उम्र 80 साल है या उससे ज्यादा है, उनको बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। तो सुपर सीनियर सिटीजन को जो एग्जम्पशन लिमिट दिया वो दिया 5 लाख रुपए का। तो अगर ये 5 लाख रुपए तक इनकम कमाते हैं तो इसके ऊपर जो है वो टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा। 5 से ऊपर 10 लाख रुपए तक 20, और 10 से ऊपर कितना, 30। तो ये तो है जी टैक्स स्लैब। ओके, हाँ जी। इसके बाद अगर आपकी इनकम 50 लाख से क्रॉस कर जाए, 50 लाख से क्रॉस कर जाए, तो जो आपको टैक्स पे करना है वो तो आपको पे करना पड़ेगा, और उस टैक्स के ऊपर एक टैक्स और लगेगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सरचार्ज। तो सरचार्ज की अगर मैं बात करूं तो सरचार्ज क्या होता है, बेसिकली सरचार्ज इज द टैक्स ऑन टैक्स। तो जो आपने पहले इनकम टैक्स कंप्यूट किया उस इनकम टैक्स के ऊपर एक टैक्स और लगेगा, उसको बोलते हैं आपको क्या, सरचार्ज। ध्यान दीजिएगा, जो आपका नॉर्मल इनकम टैक्स होता है वो लगता है इनकम के ऊपर, बट जो सरचार्ज है वो लगता है इनकम टैक्स के ऊपर। ओके, हाँ जी। तो सरचार्ज जो है वो कैसे कैसे, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है और लेकिन 1 करोड़ रुपए तक है तो आपको उस अपने इनकम टैक्स पे 10% सरचार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम जो है वो 1 करोड़ से एक्सीड कर गई और कितनी है, 2 करोड़ रुपए तक है, तो 15% की रेट से जो है वो सरचार्ज पे करना है। और अगर अब नया जो है वो 2 प्रोविजन और डाल दिया, पहले ये 10 और 15 का प्रोविजन था, अब फाइनेंस एक्ट 2019 के अंदर ये चेंज किया था क्या, कि अगर आपकी इनकम जो है वो 2 करोड़ से भी क्या कर जाए, एक्सीड कर जाए। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से भी जो है वो क्या कर जाए, एक्सीड कर गई, लेकिन 5 करोड़ रुपए तक है, तो आपको इनकम टोटल जो इनकम टैक्स निकाल लो और फिर उसके ऊपर 25% टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब 25% सरचार्ज पे करना पड़ेगा ऑन द इनकम टैक्स। और अगर कभी ऐसा हुआ कि आपकी इनकम 5 करोड़ से भी ऊपर चली गई तो गवर्नमेंट बोलती है नॉर्मल टैक्स पे करना पड़ेगा, प्लस उसके ऊपर जो है आपको 37% की रेट से जो है वो इनकम टैक्स, मतलब 37% जो है वो आपको सरचार्ज पे करना पड़ेगा ऑन द इनकम टैक्स। ओके, तभी ये देखो जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स का बर्डन भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं जो इनकम टैक्स होता है या डायरेक्ट नेचर के जो टैक्सेस होते हैं वो आपके प्रोग्रेसिव नेचर के टैक्स होते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब जो है वो बेसिकली क्या होता है कि इनकम के बढ़ने के साथ में इनका जो टैक्स का रेट है वो भी बढ़ते रहेगा, इसीलिए इनका जो बर्डन है अमीरों के ऊपर ज्यादा होता है और गरीबों पे कम। लेकिन जो जीएसटी है वो रिग्रेसिव नेचर का टैक्स है, क्योंकि जीएसटी जो है जो इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी अपना, तो वो रिग्रेसिव क्यों है, क्योंकि मोर और लेस उसका रेट क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, चाहे अमीरों चाहे गरीबों, उसका रेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उसका इंपैक्ट गरीबों के ऊपर जो है थोड़ा ज्यादा पड़ता है, अमीरों के ऊपर थोड़ा कम पड़ता है। ओके, हाँ जी। तो ये हमने पढ़ लिया कहानी किसकी, सरचार्ज की। तो ये सरचार्ज हो गया। अब सरचार्ज का रेट भी अगर बढ़ा दिया तो नेचुरल बात है जो आपका एमएमआर होता है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट, एमएमआर का मतलब जो है वो बेसिकली क्या होता है, ये एमएमआर बोलते हैं ना, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। ये वो रेट है जो एक्सेस रेट होता है, मतलब इससे ये मतलब सबसे ज्यादा इनकम टैक्स जो है वो कितना लग सकता है, कितने परसेंट, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, एमएमआर। तो क्योंकि 25 और 37% का क्राइटेरिया नया आ गया तो यहां पे ये बोला गया कि भाई आपका जो एमएमआर है वो भी क्या हो जाएगा, अब आपका चेंज हो जाएगा, वो भी आपका बढ़ जाएगा। तो बस अभी के लिए ध्यान रखिए कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ रुपए तक है तो जो आपका टैक्स निकला उसके ऊपर आपको 10% सरचार्ज पे करना है। अगर आपकी इनकम जो है 1 करोड़ से एक्सीड कर गई और 2 करोड़ रुपए तक है तो आपको जो भी इनकम टैक्स निकला उसका 15% आपको सरचार्ज पे करना है। अगर आपका जो टैक्सेबल इनकम है 2 करोड़ से एक्सीड कर गई और 5 करोड़ रुपए तक है तो 25% आपको इनकम टैक्स का सरचार्ज पे करना। और अगर आपकी इनकम जो है वो 5 करोड़ से भी क्या कर गई, एक्सीड कर गई, तो आपको टोटल जो भी इनकम टैक्स बनेगा उसका 37% जो है वो आपको सरचार्ज पे करना पड़ेगा। ओके, हाँ जी, ये तो कहानी थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये 2020 फाइनेंस एक्ट में एक नया चेंज आया, दैट इज द अल्टरनेटिव ऑप्शन। गवर्नमेंट ने एक नया जो है वो स्लैब रेट दिया, गवर्नमेंट ने एक नया स्लैब रेट दिया मेल्स, फीमेल, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन और एचएफ को, 2 लोगों को, एक तो दिया इंडिविजुअल को और एक दिया एचएफ को। और गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर आप ऊपर वाला तामझाम जो हमने आपको पहले दिया हुआ था 0 से लेके 2.5 लाख, 2.5 से लेके 5 लाख, 5 से लेके 10 लाख, अगर आप इसको जो है ऑप्ट करना नहीं चाहते तो हम एक नया सिस्टम देते हैं। अगर आप चाहो तो ये सिस्टम को भी ऑप्ट कर सकते हो। सर इसका मतलब क्या अब एक ही इनकम पे 2 अलग अलग टैक्स रेट हो गए? जी। क्या सर दोनों एक साथ लगेंगे? ना ना ना, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, या तो आप ऊपर वाला सिस्टम को ऑप्ट कर लो या ये वाला कर लो।
दैट मीन्स कि गवर्नमेंट ने एक नया अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है वो आपको प्रोवाइड किया नए फाइनेंस एक्ट 2020 में। अगर आप चाहो तो आप पुराने वाले प्रोविजन से अगर आप बोर हो चुके हो या अगर आप चाहते हो कि नहीं उस प्रोविजन को हम ऑप्ट नहीं करेंगे, हमारी टैक्स लायबिलिटी वहां पे ज्यादा आती है, तो आप नया ये हम आपको जो है प्रोविजन दे रहे हैं, आप इनको जो है वो ऑप्ट कर सकते हो। ओके हाँ जी। तो सर क्या है नए प्रोविजन में और ये किसके लिए? तो आपको मैंने बता दिया, जो नया प्रोविजन है वो दो लोगों के लिए, एक तो है आपके इंडिविजुअल के लिए और एक किसके लिए? एचएफ के लिए। ओके सर इसमें डाला क्या गया? तो आइए मैं दिखाता हूं। इसके लिए बोला गया अगर आप 2.5 लाख रुपए तक इनकम कमाते हो तो वो तो नील, सर वो तो पहले भी था जी। आगे अगर आप 2.5 लाख से आपकी इनकम एक्सीड करती है और 5 लाख रुपए देगा तो टैक्स है 5%, सर ये भी पहले था, जो कोई नहीं। अब आओ आगे, फिर एक नया स्लैब दिया कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है लेकिन 7.5 लाख रुपए तक है तो यहां पे एक नया टैक्स रेट दिया गया, दैट इज 10%। वहां तो 5 से ऊपर इनकम होने पर 5 से 10 तक की जो इनकम थी उसके ऊपर कितना था आपका? 20%, लेकिन यहां पे क्या दे दिया कि नया 10। अगर आपकी इनकम 7.5 से क्रॉस होती है और 10 लाख रुपए तक है तो आपको 15% टैक्स पे करना है उस एक्सेस के ऊपर। अगर आपकी इनकम 10 लाख से क्रॉस करके और कितनी 12.5 लाख है तो 20% देना है। और अगर आपकी इनकम 12.5 से क्रॉस करके 15 लाख हो जाए तो कितना? 25। और अगर 15% को भी अगर 15 लाख को भी अगर आपकी इनकम क्रॉस कर गई तो देना पड़ेगा कितना? 30। तो ये नया जो है वो टैक्स स्लैब रेट जो है वो दिया गया अपने फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर। बताया गया कि इस तरीके से जो है वो आपको इनकम टैक्स का जो है वो क्या करना है? पेमेंट करना है। अगर आप चाहो तो ये अल्टरनेटिव मोड है, आपको हम दे रहे हैं, अगर आप चाहो तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें फायदा है या नहीं है? सर फायदा है। सर कैसे फायदा है? अगर मान लो किसी पर्सन की इनकम जो है वो मान लो 7 लाख रुपए है तो यहां तक तो ओके था, लेकिन आगे उस पर्सन को पुराने वाले सिस्टम के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता था 20%, जबकि यहां ओनली कितना करना पड़ेगा? 10%। तो बेनिफिट हो गया नहीं हो गया? हो गया। लेकिन गवर्नमेंट ने यहां पे ये बोल दिया है कि बेटे अगर आप ये सिस्टम को ऑप्ट करोगे, अगर आप इस सिस्टम को अडॉप्ट करोगे तो एक बात हमारी सुन लेना। हमने बोला क्या? कि कुछ डिडक्शन जो आप पहले क्लेम करते थे इनकम को निकालने से पहले, वो डिडक्शन अब हम आपको नहीं देंगे। हम बोले ये क्या कर रहे हो? गवर्नमेंट बोली एक फायदा ले रहे हो ना, दो फायदे इकट्ठे कैसे लोगे? मतलब तुम तो बड़े शाने हुए, डिडक्शन भी ले लोगे, मतलब इनकम पहले भी कम करवा लोगे और उस कम इनकम के ऊपर टैक्स भी कम पे करोगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि दो फायदे थोड़ी देंगे आपको, या तो फायदा ले लो डिडक्शन का या फायदा ले लो लोअर टैक्स रेट का। तो आपको ये जो नया अल्टरनेटिव सिस्टम है ये आप चाहो तो ऑप्ट कर सकते हो, बट अगर आप इस सिस्टम को ऑप्ट करते हो तो ये नीचे कुछ डिडक्शन दे रखी है, ये आपको एंटाइटल नहीं होंगी। तो क्या लिखा हुआ है? हाउएवर इन केस एन इंडिविजुअल और द एचएफ ऑप्ट, अगर कभी ऐसा हुआ कि इंडिविजुअल या एचएफ ने इस सिस्टम को, ऊपर वाले सिस्टम को ऑप्ट कर लिया फॉर द एफोर्सेड कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स, देन सच इंडिविजुअल, तो वो जो इंडिविजुअल है या एचएफ है वुड नॉट बी एंटाइटल टू क्लेम फॉलोइंग एग्जेम्पशन। तो आपको ये सब एग्जेम्पशन जो है वो अब नहीं मिलेगा। मतलब ये है अगर आप ऊपर वाले डिडक्शन को जो है वो क्या कर लोगे? ऑप्ट कर लोगे, तो ये सब जो एग्जेम्पशंस है वो आपको नहीं मिलेगी। मतलब अगर आप ऊपर वाले टैक्स सिस्टम को ऑप्ट करते हो जो अल्टरनेटिव है, जो कंसेशनल बेसिस पे है, तो ये सब डिडक्शन आपको जो है वो अब नहीं मिलेंगी। तो इसका तो रीडिंग करना पड़ेगा। लाइक एलटीसी, लीव ट्रेवल कंसेशन, सैलरी हेड के अंदर आता है। लाइक एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस का जो डिडक्शन मिल जाता है वो आपको नहीं मिलेगा। लाइक अलाउंस एग्जेम्प्ट अंडर द एक्ट, लाइक ट्रांसपोर्ट, कन्वेंस अलाउंस टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल या डेली अलाउंसेस एट द प्लेस ऑफ ड्यूटी, इनका सबका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो यहां पे कुछ आपको खर्चे जिनके आप डिडक्शन लेते थे उनकी डिडक्शन अब आपको नहीं मिलेगी अगर आप कंसेशनल टैक्स रेट सिस्टम को ऑप्ट करते हो। ओके हाँ जी। तो सर ये तो ठीक है, इनका डिडक्शन जो है वो हमको नहीं मिलेगा, बट कुछ खर्चे तो ऐसे बताओ जिनकी मैं डिडक्शन ले सकूं। तो गवर्नमेंट बोली हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी भी खर्चे की डिडक्शन देंगे, ये कुछ खर्चे हैं इनकी आप डिडक्शन ले सकते हो। तो ये क्या है? हाउएवर ही इज अलाउड, बुक के अंदर दिया हुआ है सब, हाउएवर ही इज अलाउड टू क्लेम, मतलब ये सब खर्चों की आप जो है वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो ऊपर वाले खर्चे जो हैं उनकी आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, बट इन खर्चों के आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। लाइक नॉर्मल जो डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 के अंदर आता है उसको आप ले सकते हो, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। या अगर कोई पर्सन जो है हैविंग ए यूनिट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंटरनेशनल सर्विस का, तो वो चाहे तो 80 LA का डिडक्शन वो ले सकता है। आपको नॉर्मल कोई दिव्यांग एम्प्लॉई है मान लीजिए, ठीक है, हैंडीकैप है, तो उसको जो है वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का डिडक्शन मिल जाएगा। कन्वेंस अलाउंस का डिडक्शन भी आपको जो है वो मिल सकता है। या कोई भी खर्चा, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑफ द ट्रांसफर टूर पे अगर कोई खर्चा किया, या डेली अलाउंस, इसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो ये सब अलाउंस जो है इनकी डिडक्शन आपको मिल सकती है अगर आप अल्टरनेटिव सिस्टम को भी ऑप्ट करते हो तो भी।
ओके हाँ जी। तो नया सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट ने अब की बार प्रिस्क्राइब किया। गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपको लगता है कि पुराने वाले टैक्स स्लैब के हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स आता है वो अगर ज़्यादा आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नया सिस्टम आपको दे रहे हैं उसको आप ऑप्ट कर लो। लेकिन अगर आप नए सिस्टम को ऑप्ट करते हो तो एक बात ध्यान रखना, पहले जो डिडक्शन आप क्लेम करते थे उन डिडक्शंस को अब आप क्लेम नहीं कर सकते। तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया। ओके हाँ जी। तो इसके अलावा और क्या लगेगा, इसके अलावा यहाँ पे जो है वो कुछ बोला गया, ये रहा जो फाइनेंस एक्ट 2019 के अंदर नए, पहले तो रेट था 10 का और 15% का सरचार्ज का, लेकिन उसमें नए रेट और दिए गए 25% का और 37% का। तो बोलता है कि नए फाइनेंस एक्ट में ये जो 25% और 37% का जो सरचार्ज अपने को एप्लीकेबल करना होता है, ये सरचार्ज जो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेनिंग उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ बता देता हूँ मैं। द फाइनेंस एक्ट 2019 हैज लेवी, ये लेवी होता है और एनहांस सरचार्ज, फाइनेंस एक्ट के अंदर जो है वो लेवी किया गया एनहांस सरचार्ज 25% का और 37% का, वेयर द टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल एचएफ एओपी बीवाई एक्सीड कर जाए कितने से, 2 करोड़ से या 5 करोड़ से, अगर 2 करोड़ से बढ़ के 5 करोड़ हो गया, 5 करोड़ रुपए तक है तो 25% था, और अगर 5 करोड़ से एक्सीड हो जाए तो सरचार्ज कितना, 37% था। तो ये बोलता है कि ये सरचार्ज जो है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है कौन सी इनकम पे, तो बोलते हैं हाउएवर द एनहांस सरचार्ज हैज बीन विड्रॉन, ये जो एनहांस सरचार्ज था इसको विड्रॉ कर लिया ऑन टैक्स पेबल एट द स्पेशल रेट सेक्शन 111A और 112A। तो अगर आपका कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A वाला या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A वाला, जिसको कैपिटल गेन में पढ़ेंगे, तो इन इनकम के ऊपर ये वाला जो सरचार्ज है वो एप्लीकेबल नहीं है। नॉर्मल अगर आपकी इनकम जो है टोटल इनकम अगर उसके अंदर ये सब आता है तो फिर सरचार्ज आपका जो है एप्लीकेबल होगा। ओके लेकिन अगर मान लो अगर आपने जो इनकम कमाई 2 करोड़ से एक्सीड कर गई और उसके अंदर ये इनकम नहीं है, ना तो 111A वाली ना 112A वाली, तो सरचार्ज तो आपको 25% वाला पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम में ये इनकम आती है तो इन इनकम के ऊपर आपका एक्सेस सरचार्ज नहीं होगा। मतलब ये जो सरचार्ज था 25 और 37 ये नहीं, ओनली 15% तक का ही सरचार्ज आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो नए फाइनेंस एक्ट के अंदर 2019 वाले एक्ट में, पिछले वाले एक्ट के अंदर 2 नए रेट आए थे सरचार्ज के, एक था 25 और एक था 37। तो ये जो नया रेट है 25-37 ये इस इनकम के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल आपका नहीं होगा। कौन सी इनकम पे, जो STCG 111A और LTCG 112A, इन इनकम के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। आ गया हो जी। इसके बाद अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बता दिया जो आपका फाइनेंस एक्ट 2020 है। इस फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर सरचार्ज का बता रखा है, अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड कर जाए 50 लाख बट नॉट एक्सीड 1 करोड़ तो सरचार्ज का जो रेट रहेगा वो क्या रहेगा, 10। अगर आपकी इनकम जो है वो एक्सीड कर गई कितने से, 1 करोड़ से बट नॉट एक्सीड 2 करोड़ तो सरचार्ज का रेट कितना, 15। अगर आपकी टोटल इनकम जो है एक्सीड कर जाए कितने से, 2 करोड़ से बट नॉट एक्सीड 5 करोड़ तो सरचार्ज का रेट कितना, 25। और अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड कर जाए कितने से, 5 करोड़ से तो सरचार्ज का रेट कितना, 37%। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि वो जो इनकम होती है ना 112A और 111A उसके ऊपर सरचार्ज मैक्सिमम ओनली 15% है। ये 25 और 37 वाला जो है वो रूल उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके हाँ जी। इसके अलावा डिविडेंड कैपिंग के ऊपर सरचार्ज जो मैक्सिमम कितना है, 15% है। और जब आपने टोटल टैक्स निकाल लिया, सबसे पहले आप निकालोगे इनकम टैक्स, निकाल लिया, इसके ऊपर आप ऐड करोगे सरचार्ज, जो सरचार्ज है वो आपने कर लिया, करने के बाद जो टैक्स आएगा अब इसके ऊपर अब आप जो है वो लगाते हो HEC हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ कितना, 4%। तो ये पहले ना 3% हुआ करता जिसको बोला करते एजुकेशन सेस, ठीक है। अब उसको 3 से बढ़ा के जो है वो अब क्या कर दिया, 4 कर दिया। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो कितना लेवी होगा, वो है जी आपका कितना, 4%। ओके हाँ जी। तो कैसे, पहले इनकम टैक्स निकाल लो, फिर उस इनकम टैक्स के ऊपर जो है वो क्या निकालो, सरचार्ज, वो जो आएगा, फिर उसके ऊपर निकालेंगे HEC हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि कितना है, 4%। ओके हाँ जी। ये है इनकम टैक्स का इंडिविजुअल के ऊपर टैक्सेशन सिस्टम। तो इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स लायबिलिटी जो है वो कैसे कैसे होगी, किस रेट से होगी, वो आपको मैंने बता दिया। ओके हाँ जी। चलो इस क्लास में इतना करो। अब आएगा जी आपका, अच्छा ये रिबेट वाला और करवा दूं मैं एक बार आपको। अगर मान लो कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसकी इनकम 5 लाख रुपए तक की है, टैक्सेबल इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं है, तो वो जितना भी उसका टैक्स बनेगा ना, ये असेसमेंट 2020-21 और 21-22 के अंदर बोला गया कि अगर कोई भी जो है वो इंडिविजुअल है, ठीक है, जिसकी टोटल इनकम जो है टैक्सेबल इनकम वो 5 लाख रुपए तक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल इनकम होता है रेसिडेंट इंडिविजुअल। अच्छा ये जो आपकी
रिबेट होती है सेक्शन 87A, ये रिबेट है आपका, इसका सेक्शन होता है सेक्शन 87A। तो 87A की रिबेट जो है वो मिलती है ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल को, पहला, ठीक है। तो अगर मान लो कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी इनकम जो है टैक्सेबल इनकम वो 5 लाख से एक्सीड नहीं है, मतलब 5 लाख रुपए तक की है, तो वो पहले टैक्स को कंप्यूट करेगा और जितना भी उसका टैक्स निकल के आएगा वो या 12,500 जो दोनों में से कम होगा उतनी उसको क्या मिल जाएगी, रिबेट। मैंने एग्जाम्पल लिए यहाँ पे 2, लाइक अगर मान लो आपने आपकी टोटल इनकम जो है टैक्सेबल इनकम वो 5 लाख रुपए तक थी, आपने उसके ऊपर टैक्स निकाला और टैक्स निकला मान लो आपका 13,500 रुपए, लेकिन इनकम तो कितनी है, इनकम तो 5 लाख रुपए तक है, तो उस 13,500 रुपए के अंदर आपको जो है 12,500 की क्या मिल जाएगी, एग्जेम्पशन। तो 13,500 अगर इनकम है देन 12,500 क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, और सिर्फ 1,000 रुपये आपको जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर कभी ऐसा हुआ जो आपने टैक्स निकाला, टोटल टैक्स आपका वो निकला मान लो 11,500, तो 12,500 रुपये तक तो एग्जेम्प्ट ही है, तो पूरे के पूरे 11,500 रुपये क्या हो जाएंगे, आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। ओके, ये है आपका रिबेट सेक्शन 87A में। तो जो छोटे टैक्स पेयर है, स्मॉल टैक्स पेयर, तो गवर्नमेंट ने उनको एक रिबेट दे दिया 87A में, और ये बोल दिया कि पूरे साल में आपने पैसा कमाया और आपका जो टैक्स बना, अगर वो 5 लाख अगर जो आपकी इनकम है वो टैक्सेबल इनकम अगर 5 लाख रुपए देगा ना, तो आप टैक्स निकाल लेना, उस टैक्स में से 12,500 रुपए तक की छूट दे देंगे, ठीक है। हाँ जी, और अगर मान लो टैक्स अगर आपका कम ही आया, 12,500 से भी कम बैठ रहे हैं, तो जितना भी आपका टैक्स है वो सारा का सारा क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिबेट। ओके, हाँ जी। इसके बाद आएंगे जी अब टैक्स रेट किसके, सोसाइटी के, फिर फर्म के, फिर कंपनी के, वो करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए आप इतना कीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने बेसिक पढ़ा कि इनकम टैक्स है क्या, कैसे कैसे एप्लीकेबिलिटी है उसका, वो सब आपको मैंने बता दिया, तो इतना आप कीजिए। ओके, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कुछ नॉलेज अगर आपके एनहांस हुई है तो जरूर बताइएगा, मेंशन कीजिएगा, और अगर कुछ कमी लगी है तो वो भी बताइएगा। और अगर आप अपकमिंग मई वाला तो पेपर आ ही गया, इसके बाद जो पेपर दिसंबर के अंदर अगर उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारा ऑनलाइन बैच ले सकते हैं। उसके अंदर आपको मैंने बता दिया क्या क्या मिलेगा, सारी किताबें मिलेंगी, 20 किताबें, 10 पेपर बनेंगी, 10 पेपर 2 की, प्लस में मिलेगा सारा का सारा वीडियो लेक्चर, पेपर 1 के अलग, पेपर 2 के अलग, जैसे ये है इसी तरीके से, और साथ में रिवीजन करना है, रिवीजन की वीडियो, और प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के MCQ। ओके, हाँ जी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। चलो इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।